गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल। आज से आपको सभी डिक्टेशन की जो है आउटलाइन प्रोवाइड कराई जाएगी। जो भी मैं डिक्टेशन अपलोड करूंगी उन सभी के साथ उसकी आउटलाइन भी होगी, तो आप डिक्टेशन के साथ उसकी आउटलाइन की भी प्रैक्टिस कीजिए एंड लिसन केयरफुली एवरीवन। कि सबसे पहला स्टेप आप ये कीजिए कि सबसे पहले आप जो है डिक्टेशन को एक नहीं 2 बार नहीं, एटलीस्ट मैक्सिमम 3 बार आप लिखिए। अगर आप 3 बार नहीं लिख पा रहे तो 2 बार तो लिखिए, ज़रूरी है। और सबसे पहले आप डिक्टेशन लिखिए, पहले आउटलाइन की प्रैक्टिस मत कीजिए। सबसे पहले आप डिक्टेशन लिखिए। आप अपना देखिए कि अगर कुछ नए वर्ड्स आ रहे हैं, कुछ नए वर्ड्स आते हैं तो उसको बनाने की कोशिश करता हूँ या नहीं, मतलब कुछ नए वर्ड्स आते हैं तो मैं उसको बना पा रहा हूँ या नहीं। पहले एक बार ऐसे डिक्टेशन लिखिए विदाउट आउटलाइन की प्रैक्टिस किए हुए। एक बार आपने डिक्टेशन लिखी, फिर आप देखिए आपने कैसे वर्ड बनाए हैं। उसके बाद फिर आप जो टफ वर्ड्स हैं उसकी आउटलाइन की प्रैक्टिस कीजिए और फिर से वही डिक्टेशन फिर से लिखिए। तब आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि आउटलाइन की प्रैक्टिस पहले करना बेटर था या बाद में करना बेटर था। अगर डिफरेंस दोनों में समझ में आ जाएगा, इसीलिए आप ज़रूर से ज़रूर जो है पहले डिक्टेशन लिखें, बाद में आउटलाइन की प्रैक्टिस कीजिए, देन उसके बाद फिर से डिक्टेशन लिखें जब आप आउटलाइन की प्रैक्टिस कर लें। और डिक्टेशन तब तक लिखें कि मतलब इतना लिखें कि जब तक आपको सेटिस्फाइड ना हो जाए कि हाँ मेरे सारे वर्ड जो भी टफ वर्ड्स आ रहे हैं वो मैं ईजिली तरीके से बना ले रहा हूँ। तो एटलीस्ट इसको कहा जाता है ना कि एक बुक को कई सारी बुक को पढ़ने से अच्छा है एक बुक को कई बार पढ़ा जाए। तो वही बात है, कई सारी डिक्टेशन लिखने से अच्छा एक डिक्टेशन को कई बार लिखा जाए तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और अगर आपको मेरी और समझ में आई है और आपके लिए बेनिफिट रहा, आपकी स्टेनो की स्पीड में कुछ इफेक्ट आया है, कुछ इंक्रीज हुआ है, तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दें और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। नाउ डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 80 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। यह सच है कि मानव जीवन दुखों का पहाड़ है, लेकिन सच्चाई यह है कि बिना दुख दर्द के जीवन संभव नहीं। अगर शरीर में दर्द न होता तो शरीर मर जाता, क्योंकि शरीर को दर्द का एहसास ही न होता। दर्द होता है तो हम इसे दूर करने के उपाय करते हैं और जिंदा रह पाते हैं। भले ही जब कोई आपको दर्द देता है तो बहुत तकलीफ होती है, पर उस दर्द के कारण ही आप उसका निवारण भी करते हैं। यह दर्द शरीर के हर बाल और हर नस नाड़ी के साथ जुड़ा होता है। दर्द मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला बुद्धि का दर्द, दूसरा मन का दर्द और तीसरा आत्मा का दर्द। तीनों दर्द अपने अपने तरीके से चित्त के अंदर संचित होते हैं और अगले जन्म में हाय तथा शाप का कारण बनते हैं। पैराचिन। जो दर्द बुद्धि के द्वारा एहसास होता है वह शारीरिक दर्द होता है। शारीरिक दर्द में मनुष्य के शरीर में होने वाली व्याधि से बुद्धि को चेतना मिलती है, जो हमें जिंदगी जीने में सहायता करती है। अगर शारीरिक दर्द की चेतना न होती तो दर्द के बढ़ने के कारण हम जीवित भी न रहते। दूसरा दर्द मन का दर्द होता है। इस दर्द में मन दुखी होता है। इसमें हमारी 5 इंद्रियां भी दुखी
होती हैं। इस दर्द में कोई शारीरिक व्याधि नहीं होती है, पर मन के ऊपर बहुत गहरे घाव होते हैं। मनुष्य इस घाव से राहत के पाने लिए जीने का इंतजार करता है। पैरा चेंज। तीसरा दर्द आत्मा का दर्द होता है। जब कोई इंसान किसी के साथ जघन्य अपराध करता है तो पीड़ित का नाभि चक्र बुरी तरह से तड़प जाता है। वही दर्द आत्मा का दर्द होता है। उस दर्द के परिणाम की उस व्यक्ति को जीवन पर्यंत प्रतीक्षा रहती है। साफ है, दर्द ही जिंदगी को जीने की दिशा देते हैं। इसलिए हमें तीनों प्रकार के दर्द को सहने की क्षमता बढ़ानी चाहिए, जिससे हमारा जीवन और उन्नत रहे। यदि हम इस वास्तविकता को स्वीकार कर आगे बढ़ें तो हमारा जीवन अधिक आनंदमय एवं सार्थक होगा। स्टॉप। नेक्स्ट स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। उसके पहले अब आप इसकी आउटलाइन की प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद फिर से आप एक बार फिर से इसकी डिक्टेशन लिखें। नेक्स्ट उसके बाद फिर आप 90 वर्ड पर मिनट की प्रैक्टिस कीजिए। नाउ डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। इसकी स्पीड रहेगी 90 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। कोविड महामारी की दूसरी लहर कितनी घातक साबित हुई, इसका एक प्रमाण सैकड़ों बच्चों का अनाथ हो जाना भी है। राष्ट्रीय बाल आयोग के अनुसार इस भयंकर महामारी ने 1700 से अधिक बच्चों के सिर से माँ बाप का साया छीन लिया है। हो सकता है कि ऐसे बच्चों की संख्या और अधिक हो, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में इसका ठीक रिकॉर्ड नहीं कि कितने बच्चे अनाथ हुए। उचित होगा कि ऐसे सभी बच्चों का पता लगाया जाए। वह अच्छी बात है कि राज्य सरकारों के साथ केंद्र सरकार भी अनाथ बच्चों की सुध ले रही है और इसी सिलसिले में गत दिवस यह घोषणा की गई कि महामारी में अनाथ हुए बच्चों के अभिभावक जिला अधिकारी होंगे। लेकिन केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है। अनाथ बच्चों के पालन पोषण के लिए कोई सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी तंत्र बनना चाहिए। यह तंत्र ऐसा होना चाहिए कि अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता मिलने के साथ ही भावनात्मक संबल भी मिले। उचित होगा कि सरकारों की ओर से ऐसी भी कोई पहल की जाए जिससे अनाथ बच्चों के नाते रिश्तेदार उनका पालन पोषण करने के लिए खुशी आगे आएं। इससे बच्चों को वह
पारिवारिक माहौल मिलेगा जो उनके स्वाभाविक विकास के लिए आवश्यक है। सरकार के साथ समाज को भी संवेदनशीलता एवं दायित्व बोध जगाने की जरूरत है। यह सही समय है कि समाज सेवी संगठन अनाथ बच्चों की समुचित देखरेख के लिए आगे आए। पैरा चेंज। निश्चित रूप से सरकारों को ऐसी भी कोई व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे यह पता चल सके कि अनाथ बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी लेने वाले उनकी सही तरह देखभाल कर रहे हैं या नहीं। केवल ऐसे बच्चों की ही सुध नहीं लेनी चाहिए जिनके माता पिता गुजर गए हैं। इसके साथ साथ उन बच्चों के भी पालन पोषण की चिंता की जानी चाहिए जिनके पिता महामारी की चपेट में आ गए और उनकी देखभाल के लिए माँ है तो लेकिन उसके पास आय का कोई जरिया शेष नहीं। ऐसे बच्चे आर्थिक अभाव का सामना न करने पाए, यह देखना भी सरकारों की जिम्मेदारी है। ध्यान रहे कि 9,000 से अधिक बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता में से किसी एक की मृत्यु हो चुकी है। इनमें से अनेक ऐसे हो सकते हैं जिनके पिता की मृत्यु के साथ ही परिवार अपने एकमात्र कमाऊ सदस्य से वंचित हो गया हो। इसी तरह इसकी भी आशंका है कि कुछ बुजुर्ग ऐसे हों जिनके बेटे या बहू अथवा दोनों ही कोरोना के शिकार हो गए हो। स्पष्ट है कि ऐसे बुजुर्गों को भी सहारा देने की जरूरत है। निसंदेह सभी अनाथ असहाय लोगों की पहचान एवं गणना में उन्हें भी शामिल किया जाना चाहिए जो महामारी की पहली लहर का शिकार बने। स्टॉप। नेक्स्ट अब आप आउटलाइन की प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद एक बार फिर से डिक्टेशन लिखिए। ओके।